गरीबी में जी रहा था। वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक छोटे घर में रहता था। वेंकैया एक छोटे होटल में काम करता था। वेंकैया का मालिक रंगैया, जो हर रोज की कुली उसे देता था, वो वेंकैया को बिल्कुल काफी नहीं था। इसी कारण वो तीनों अच्छा खाना खाकर बहुत दिन हो गए थे। वेंकैया की पत्नी कमला भी जब भी उसको वक्त मिलता था, उस गांव के कुछ घरों में साफ सफाई करना, बर्तन साफ करना जैसे काम करती थी। लेकिन वो पैसे भी उनके लिए काफी नहीं थे। इस कारण पति पत्नी दोनों एक दिन घर में बैठकर ऐसे बात करते हैं। हाँ, जो भी पैसे कमा रहे हैं उसी दिन खत्म हो जा रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो हम हमारे बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। मुझे भी पता नहीं कमला कि हमारी जिंदगी कब बदलेगी, कि हम अपने खुद के घर में आराम से कब सोएंगे, वो दिन कब आएगा। वरना आप ऐसी छोटी मोटी काम नहीं, कुछ बड़ा देख लीजिए ना, ऐसा कुछ जो हमें ज्यादा पैसे दे। ये सुनकर वेंकैया, ठीक है कमला, कल सुबह जाकर मैं कोई दूसरा नया काम ढूंढूंगा, ऐसे कहता है। अगली सुबह वेंकैया उसके मालिक रंगैया के पास जाकर ऐसे कहता है, साहब, जो पैसे आप मुझे दे रहे हैं वो काफी नहीं है साहब, इसीलिए सोच रहा था कि नया काम ढूंढ लूंगा। अरे ये कैसी बात हुई वेंकैया? अभी अभी तो व्यापार अच्छा चल रहा है, अब अगर तुम छोड़ दोगे तो कैसे होगा? बात तो सही है साहब, लेकिन ठीक है, एक काम करो, हमारे होटल में लोगों को होटल को मछलियाँ लाओ। ऐसे करके तुम्हें भी ज्यादा पैसे मिलेंगे और मेरा व्यापार भी बढ़ेगा। ठीक है साहब, मैं कल से ही मछलियाँ पकड़ के लेके आऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। अगले दिन वेंकैया मछलियाँ पकड़ने पास में मौजूद तालाब को जाता है और वहाँ कुछ मछलियाँ पकड़ता है। ऐसे वो उस दिन के पकड़े हुए मछलियाँ लेकर होटल जाकर उसके मालिक रंगैया को देता है। ताजी मछलियाँ लाने के लिए होटल का मालिक रंगैया वेंकैया को उसके रोज की कूली से कई गुना ज्यादा पैसे देता है। ये देख वेंकैया बहुत खुश होता है। ऐसे ही अगले दिन भी ज्यादा मछलियाँ पकड़कर वेंकैया रंगैया को देता है। उसी हिसाब से रंगैया भी ज्यादा पैसे देता है। रंगैया को भी ज्यादा पैसे मिलने लगते हैं। ऐसे ही चलता रहा। मछलियाँ पकड़कर होटल जाता है वेंकैया। वेंकैया, व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, कल से मैं तुम्हारे पास मछलियाँ नहीं खरीद पाऊंगा और आज भी इतने सारे मछलियाँ मैं नहीं खरीद पाऊंगा, इसलिए थोड़े ही खरीदूंगा और उनके पैसे दे दूंगा। ये कहकर कुछ ही मछलियाँ लेकर उनके ही पैसे देता है रंगैया। उसके बाद बाकी मछलियों को हाथ में लेकर वेंकैया ऐसे सोचता है, अरे रे, अभी अभी तो मैंने सोचा कि पैसे हाथ में आ रहे हैं और ऐसे हो गया। ऐसे ही दुख में वो अपने घर जाता है। घर जाकर जो कुछ भी हुआ वो अपनी पत्नी कमला को बताता है। रहने दो जी, जो आया वो आया, जो गया वो गया, अब क्या ही करेंगे, हमारे नसीब में तो इतना ही लिखा है शायद। ठीक है, चलो आज के लिए मैं खाना तो बना लूंगी। ये कहकर वेंकैया के लाए हुए सारे मछलियों में से बड़ी मछली को काटते ही उसके अंदर उसे सोने की बड़ी मूर्ति दिखाई देती है। उसे देख कमला आश्चर्यचकित हो जाती है और तुरंत उस मूर्ति को वेंकैया के पास ले जाती है। उस मूर्ति को देख वेंकैया, अरे बाप रे, ये तो शुद्ध और स्वच्छ सोने से बना है, इसे बेचेंगे तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे, ऐसे कहता है। हाँ जी, बात तो सही है, मुझे लगता है कि हमें नसीब इस रूप में आया है। वो कहते हैं ना कि भगवान जब एक दरवाजा बंद कर देता है तो दूसरी तरफ एक और खोल देता है। दिन उस सोने की मूर्ति को लेकर सोने के दुकान जाता है वेंकैया। वहाँ का मालिक उस मूर्ति को जांचकर ऐसे कहता है, अरे ये तो बहुत पुराना मूर्ति है और इसका मूल्य बहुत ज्यादा है, अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास उतने पैसे तो नहीं है। अरे रे, अब क्या करेंगे साहब? लेकिन मैं तुम्हें थोड़े थोड़े करके पैसे दे सकता हूँ, एक ही बार में तो नहीं दे सकता, मंजूर है वेंकैया? ठीक है, वही करेंगे फिर। ये कहकर उस मूर्ति को बेचकर थोड़े पैसे घर ले जाता है वेंकैया। लिए उन पैसों से सबसे पहले वो एक होटल शुरू करता है और उस होटल में वो मछली की बिरयानी को बेचना शुरू करता है। रंगैया के मछली की करी के अलावा उस गांव में
किसी ने भी अब तक मछली की बिरयानी नहीं बनाई है, इसीलिए वेंकैया की होटल की बिरयानी एकदम बहुत प्रसिद्ध बन जाता है। इस कारण वो उसके होटल में कुछ लोगों को काम भी देता है, और क्योंकि वेंकैया वेतन ज्यादा दे रहा था, ये सुनकर रंगैया के होटल में काम करने वाले लोग भी वेंकैया के होटल जाकर काम करने लगते हैं। ये सुनकर रंगैया वेंकैया के पास जाकर ऐसे कहता है, क्या वेंकैया, मेरे होटल में काम करने वाले लोगों को भी तुम्हारे होटल में काम करने के लिए लगा दिया तुमने? तुम्हारे वजह से मेरा व्यापार खराब हो गया है। तुम कूली का काम करते हुए मछलियाँ पकड़ते थे, एक बार में जब नसीब बदल गया तो अकड़ चढ़ गया दिमाग को। साहब, मैंने उनसे ये नहीं कहा कि आपके पास काम बंद करके मेरे पास काम करने आ जाए। उनको काम चाहिए था और मेरे पास काम था तो मैंने दिया, बस। जरा मैं भी तो देखूं कि कितने दिन तुम ऐसे ही व्यापार चलाओगे। व्यापार चलाना आसान नहीं होता है वेंकैया, हमारे परिवार में ये बहुत सालों से आ रहा है। एक बार जो नुकसान आ गया ना, तुम वापस कूली का काम ही करने लगोगे। याद रखना, क्या कहीं लिखा है कि आप जैसे लोग ही व्यापार कर सकते हैं और हमारे जैसे नहीं? और वैसे भी मुझे कोई डर नहीं है साहब, अगर मेरा व्यापार नहीं चला तो मैं वापस कूली का काम कर ही लूंगा, लेकिन आप तो वो भी नहीं कर पाएंगे। आपका व्यापार वैसे भी ठीक तो नहीं चल रहा, तो जरा आप ही देख लो, कूली का काम करना है या कोई और। ऐसे आराम से रंगैया को जवाब दे देता है वेंकैया। ये सुनकर गुस्से में चुपचाप वहाँ से चले जाता है रंगैया। एक तरफ होटल चलाते हुए कमाकर, दूसरी तरफ उस सोने की दुकान के मालिक से पैसे लेता है वेंकैया। उन्हीं पैसों से उसके बेटे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, एक अच्छा घर भी खरीदता है और उसकी बीवी को ढेर सारे गहने खरीदता है। ऐसे कुछ ही दिनों में वेंकैया काम के लिए ढूंढने के स्थान से काम देने के स्थान तक जाता है। ड्राइवर बलानंदन नाम का, वह अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। बलानंदन पढ़ा लिखा नहीं था, पर बहुत बुद्धिमान था। हर रोज वह काम पे जाता था और अपना शिफ्ट खत्म करके शाम को घर लौटकर अपने परिवार के साथ समय बिताता था। एक दिन दफ्तर पर उसके अफसर ने उसको बुलाया। बलानंदन, इधर आओ। जी साहब, बताइए। ओह, मुझे देर हो रही है। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे बस का टाइम हो गया है, पर आज तुमको 2 शिफ्ट करने पड़ेंगे, ठीक है? बलानंदन ने 2 शिफ्ट के लिए माना ताकि उसकी पगार भी बढ़ जाए, पर इतना काम से उसको बहुत दिक्कत भी उठानी पड़ती थी। सर जी, तो इससे क्या मेरी तनख्वाह भी बढ़ेगी? नहीं, तुम्हारी तनख्वाह मैं तभी बढ़ाऊंगा अगर मुझे लगा कि तुम इस काम को ठीक से कर पाओगे या नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से ही निकाल दूंगा। बलानंदन फिर काम पे निकल गया। शाम को घर जाने के बाद उसकी बेटी उसके पास आई। पापा, मुझे ऐसी ही असली वाली बस चाहिए। ठीक है बेटी, मैं ऐसी वाली ही लूंगा। अगले दिन भी बलानंदन को 2 शिफ्ट करना पड़ा। केवल दोपहर में आधे घंटे का लंच ब्रेक के बाद फिर से बस चलाना पड़ा, रात के 9 बजे तक, और घर पहुंचते पहुंचते 10 बज गए। रात को रोज उसकी बेटी उसको असली वाला बस के लिए पूछती थी और बलानंदन उसको हर बार हाँ बोलता था। एक दिन बलानंदन को लगा कि वह सच में उसकी बेटी की इच्छा पूरा करे, तो वह दिन रात उसके लिए मेहनत करने लगा, पैसे जमाने लगा ताकि वह बस खरीद सके। एक दिन अपना काम खत्म करके वह घर वापस जा रहा था। अचानक से उसकी बस गोल गोल घूमने लगी। साधारण बस अब एक डबल डेकर बस बन गया। बलानंदन हैरान रह गया। स्टीयरिंग पहिया, गियर, बस के सीट, सब कुछ अपने आप बदलने लगे। बलानंदन बस से उतर गया और देखा कि बस
कितना लाजवाब बन गया। फिर अचानक से बस बोलने लगा। हे बलानंदन, कैसे हो? तुम मुझे रोज याद करते हो ना, तो इसीलिए मैं आ गया। बस बोल रहा है। ओह, और क्या मैंने इस बस को याद किया? ये कब? मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। बस ने बलानंदन को अपनी बेटी को दिया हुआ वादा के बारे में याद दिलाया। मैं मेहनत करके तुम जैसा बस खरीदना चाहता था, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम ऐसे मेरे सामने आ जाओगे। मुझे पता है तुम्हारी मेहनत, अपनी बेटी के लिए प्यार और काम के प्रति आदर देखकर मैं बहुत खुश हुआ। इसीलिए मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाने आया हूँ। क्या तुम मुझे सही रास्ता दिखाने के बाद छोड़ दोगे? मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, पर मैं कोई जादू नहीं कर सकता। जब तुम्हें सफलता प्राप्त हो जाएगी, तब मैं अपने असली रूप में चला जाऊंगा। तो बलानंदन ने लाल बस की बात मान ली। घर पहुंचने के बाद उसने अपने परिवार को बाहर बुलाया बस दिखाने के लिए। बलानंदन के घर वाले लाल बस देखकर चौंक गए। उसकी बेटी ने उसको खुशी से गले से लगा लिया। पापा, असली वाला लाल बस, वाह! बलानंदन के घर वाले ये सब देखकर खुश थे कि उसकी मेहनत से वह इतना बड़ा बस खरीद पाया। उस दिन से बलानंदन 1000 से ज्यादा लोगों को बस की सवारी देने लगा, अलग अलग जगहों तक। लाल बस की मदद से उसके कई अच्छे यात्री बन गए। अपनी मेहनत की कमाई से उसने 23 डबल डकर बसें खरीदे। हर एक बस के लिए एक ड्राइवर रखा और उनको हर महीने तनख्वाह भी दिया। 23 बसें लोगों को 23 अलग अलग स्थानों पर ले जाया करती थी। लाल बस भी बलानंदन की मेहनत को देखकर बड़ा प्रसन्न हो गया। अंत में जब उसको सफलता मिल गई, तो लाल बस अपने असली रूप में वापस चला गया। लाल बस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। इसी तरह बलानंदन ने डबल डेकर रेड बस प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी शुरू कर ली अपने 23 बसेस के साथ, और जल्द उसने पूरे देश में अच्छा नाम कमा लिया। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि अगर हम खुद पर विश्वास रखेंगे तो कुछ भी पा सकते हैं, और इस काम के लिए कोई चमत्कार की भी जरूरत नहीं। लंबे समय पहले रामपुर नामक एक गांव में विश्वनाथ और मुकेश नामक 2 आदमी अगल बगल के घरों में रहते थे। विश्वनाथ उनका सरकारी नौकरी छोड़कर घर पे ही रहते थे और मुकेश एक बीमा एजेंट की नौकरी करते थे। मुकेश के नित्या और राजेश नामक 2 बच्चे थे। उनको बच्चों से बहुत प्यार होने के कारण वो उनके लिए सब कुछ लाके देता था। मुकेश को पौधों से भी बहुत प्यार था, इसीलिए वो उसके घर के सामने के बागीचे में अलग प्रकार के पौधे उगाता था। विश्वनाथ अकेले रहता था और इसी कारण उसे पता नहीं चलता था कि वो क्या करे, और यूं ही दुखी रहता था। मैं ऐसे खाली ही पड़ा रहूंगा तो ऐसे ही सोच में पड़ के दुखी हो जाऊंगा, इसीलिए मुझे अपने आप को व्यस्त रखने के लिए कुछ काम करना होगा। ऐसे वो काम की सोच में पड़ जाता है। हाँ, अगर मैं अपने घर के सामने एक बागीचा बनाऊंगा तो उनमें अलग प्रकार के पौधे लगाकर उन्हें बेच सकूंगा, और इतना ही नहीं, मेरा सारा वक्त पौधों को संभालने में ही जाएगा। ये फैसला करके वो पौधों को लाके उन्हें उसके घर के सामने के बागीचे में लगाता है और उन्हें बेचना शुरू करता है। उसके पास अलग प्रकार के पौधे मिलने के कारण सभी उसी के पास आके पौधे खरीदते थे। इसी कारण वो पौधे लाकर उन्हें वहां लगाता था। हर रोज सुबह मुकेश भी उसी समय में उनके पड़ोसी विश्वनाथ को
पौधों को पानी डालते हुए देख चौंक जाता है और तब उसे विश्वनाथ का बागीचा दिखता है। मुकेश अपने पौधों को ज्यादा पानी डालने के कारण वो बहुत ही सुंदर दिखते थे, लेकिन विश्वनाथ उनके पौधों को बस जितना जरूरी था उतना ही पानी डालने के कारण वो दिखने में उतने सुंदर नहीं थे। मैं अपने पौधों को उनसे ज्यादा पानी डाल रहा हूँ, इसी कारण मेरे पौधे दिखने में बहुत हरा भरा और सुंदर है। ये सोचकर उनके पौधों को पानी डालकर वहाँ से चले जाता है। कुछ देर बाद मुकेश विश्वनाथ के पास कुछ लोग आकर उससे पौधे खरीद के जाना देखता है। मेरे पड़ोसी विश्वनाथ पौधों को कब से बेचने लगे? मुझे तो पौधों से प्यार है, इसीलिए मैं अपने नौकरी के साथ साथ ये काम भी कर रहा हूँ। और अगर मैं इन पौधों को बेचने लगूंगा तो इनसे ज्यादा मेरे ही पास पौधे बिकेंगे। हाँ, सारे लोग मेरे ही पास आएंगे। और उसके फैसला के मुताबिक ही अगले दिन वो भी अलग प्रकार के पौधे लाकर उसके बागीचे में लगाता है और विश्वनाथ की ही तरह वो भी उन्हें बेचने लगता है। उसकी सोच के ही अनुसार सभी लोग पौधे अच्छे दिखने पर ही सभी विश्वनाथ से ज्यादा मेरे पास आकर पौधे खरीद रहे हैं। ऐसे खुशी से पौधों को बेचता था। हाँ, भीमा को बेचने के साथ साथ मुकेश पौधों को भी बेचने लगा है क्या? चलो अच्छा है, इस गांव में मेरे अलावा कोई और तो पौधों को नहीं बेचता था पहले, ऐसे विश्वनाथ सोचता है। उन दोनों का व्यापार अच्छा चलने पर दोनों खुश रहते हैं और ऐसे अचानक एक भयानक तूफान शुरू होता है। अरे रे, इस डरावने तूफान की वजह से न जाने मेरे पौधों का क्या ही हाल होगा। हाय भगवान। ऐसे उसके पौधों के बारे में परेशान होते हुए मुकेश सोता है। सुबह उठते ही वो सबसे पहले उसके पौधों को देखने जाता है। पौधे सारे देख मुकेश बहुत दुखी होता है। इतने में विश्वनाथ भी उसके पौधे देखने आता है। हम दोनों हर रोज सुबह एक ही समय में पौधों को पानी डालते थे, न जाने उनके पौधों का क्या हाल है। और विश्वनाथ के पौधे देखने जाता है। उनके पौधों को सीधे और अच्छे होते देख दंग रह जाता है। उनसे तो ज्यादा पानी मैं अपने पौधों को नष्ट हो गए हैं और इनके पौधे तो सही सलामत हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इस सोच में पड़ जाता है और निराश हो जाता है। शुक्र है कि मेरे पौधों को इस तूफान से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इन पौधों को सही मात्रा के पानी डालने के कारण ही ये इतने दृढ़ता से तूफान को सह पाए हैं। न जाने मुकेश के पौधों का क्या हाल है। तब वो देखता है कि मुकेश के सारे पौधे नष्ट हो गए और मुकेश को निराश होकर ऐसे बैठे हुए देखता है। बेचारा, शायद इसीलिए निराश बैठा होगा कि उसके पौधे सारे नष्ट हो गए। ये सोचकर अंदर चले जाता है। उसके बाद से सभी सिर्फ विश्वनाथ के पास से पौधे खरीद के जाते थे। बहुत दिन हो जाने के बाद भी मुकेश न जाने क्यों नए पौधे लाके नहीं बेच रहा। और ऐसे वो मुकेश के पास जाता है। मुकेश को ऐसे दुखी ही बैठे हुए देख विश्वनाथ पूछता है, मुकेश, क्या पौधे नष्ट हो जाने के कारण तुम ऐसे दुखी बैठे हो? हाँ विश्वनाथ जी, मेरे पौधे तो जड़ों के साथ बाहर निकलकर गिर गए, लेकिन आपके पौधे तो दृढ़ और मजबूत है, ऐसे कैसे हुआ होगा? मैं अपने पौधों को बस उनके लिए जितना काफी है उतना ही पानी डालता हूँ, इसी कारण वो बहुत मजबूत बने और उस भयानक तूफान के कारण भी नहीं गिरे। हम अगर हमारे पौधों को उनकी जरूरत से ज्यादा पानी डालेंगे तो वो दृढ़ता से नहीं रहेंगे, इसीलिए हमें पौधों को कोई भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार करना होगा। इस बार आप मेरे तरीके का इस्तेमाल करके अपने पौधों को लगाइए, हम दोनों मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। ठीक है विश्वनाथ जी, आपके कहे के अनुसार ही करूंगा। ये कहके वो वहां से चले जाते हैं। मुकेश तब नए पौधों को लाके उसके बागीचे को साफ करने निकलता है।
अगर मैं बागीचे को अकेले साफ करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। और तब वो उसके बच्चों को बुलाता है। जी पापा। चलो आओ बेटा, इस बागीचे को साफ करने में मेरी मदद करो। पर पापा, हमें तो ये सब करना नहीं आता, आप हमें सिखाइए और हम आपका कहाँ मानेंगे। ठीक है बेटा, बस मैं जैसे करता हूँ वैसे ही करो। वो तीनों मिलके बागीचे को साफ करते हैं। ये सब देख विश्वनाथ जी पौधों के मामले में ही नहीं बल्कि बच्चों के मामले में भी हमें यही करना है। उन्हें ऐसे बड़ा करना है कि वो कोई भी मुसीबत का सामना कर पाए, तभी वो सारा काम करना सीखेंगे। अगर लाड ज्यादा करेंगे तो जब उन पे मुसीबत का साया पड़ेगा तो वो कमजोर पड़ जाएंगे और उसका सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्हें भी दृढ़ और मजबूत बनाना होगा ताकि वो हर मुश्किल का सामना कर पाए। तब से मुकेश विश्वनाथ जी के सलाह के अनुसार बच्चों का और पौधों का अच्छा ख्याल रखते हुए उन्हें हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार करते हैं और वो सभी खुशी से उनका जीवन बिताते हैं। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? अगर हम इन पौधों को बच्चे समझेंगे तो इस कहानी से आपको ये समझ आएगा कि बच्चों को प्यार के साथ ही मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें कोई काम नहीं करने देंगे या सिखाएंगे नहीं तो वो भविष्य में अपने आप कुछ नहीं कर पाएंगे और मुश्किलों का सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्हें प्यार, अनुशासन और शिक्षण सब कुछ सही मात्रा में सिखाना जरूरी है।